से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करे। एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कहा, हमले अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी एटमी मुज़ाकरात के दौरान किए गए। जी हाँ, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, बताइएगा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान पर दबाव भी है अमेरिका का, अमेरिका के सदर का बयान भी सामने आया है कि मुआहिदा कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ ना बचे। आप समझते हैं कि मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है? ईरान का मुमकिन रद्दअमल क्या हो सकता है, उसके मुमकिन नताइज और असरात क्या हो सकते हैं? ये भी बताइएगा कि अगर ईरान जो है हमला करता है इसराइल पर, तो क्या इसे दिफाई इक़दाम समझा जाएगा? देखिए, ईरान का जवाब तो ज़ाहिर है दिफाई इक़दाम है, जिसको यूएन का चार्टर कहता है। हमने अपनी जो फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज इशू की है इस वाक़े के ऊपर, उसमें भी हमने कहा है कि ईरान का हक है हक़ दिफा का। और हमने जब इंडिया पे हमला किया था तो हक़ दिफा इस्तेमाल किया था, हमने कोई जारियत नहीं की थी। तो इस मुसल्लमा असूल को जो बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा है, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत होगा। अब हमला कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, ये बात ईरान ने तय करनी है। ईरान सारी दुनिया, जैसे हम पाकिस्तान उस वक्त इंडिया के साथ अंगेज हुए, इंडिया ने हम पे हमला किया, सारी दुनिया के साथ हम राब्ते में थे। हमारे वजीर खारजा ने कुछ 60 मुल्कों के साथ उसी वक्त राब्ता शुरू किया और हमारे साथ दुनिया राब्ता कर रही थी। इस वक्त यही सिचुएशन है कि जब मुस्लिम उम्मा बात कर रही है इसराइल के हवाले से, ईरान की हमदर्दी में बात कर रही है। हमारे जो राब्ते हैं ईरान के साथ वो ख़त्म तो नहीं हुए। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने जो ज़ायरीन हैं उनकी वापसी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बात कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत सिचुएशन टेंस है, क्योंकि वहाँ से इतलात आ रही हैं कि अभी तो इसराइल मुसलसल अटैक पे है। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं ईरान में। सऊदी अरब भी इंटरवीन कर सकता है। और ये सारे ममालिक जो हैं बाहमी राब्ते से करते हैं। हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। ये बताइएगा कि जिस जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है, क्या वो हमला इतना मौसर होगा जिस तरह हम पाकिस्तान के हमले की बात कर रहे थे, भारत में हमने जब दिफा में हमला किया था? देखें, जो इसराइल और इंडिया का शैतानी नेक्सस है ना, जो मिलाप है, वो पाकिस्तान पे हमले की सूरत में आया था। और जिस तरह ईरान की लीडरशिप को उन्होंने मारा और वहाँ तंसीबात पे हमले किए और कामयाब हमले किए इसराइल ने, वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तरफ इंडिया नहीं कर सका। हमने उनको उड़ने ही नहीं दिया और जब वो आए हमने उनको भरपूर जवाब दिया। ये सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जब ये उनका दावा है ना कि 100 तैयारे हों या 200 तैयारे इस हमले में शामिल हों, कितनी लेयर्स पे था। और इस वक्त भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे हमला फिर जारी है। ईरान का डिफेंस सिस्टम कहाँ है और ईरान की फोर्सेस कहाँ हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जवाब आप नहीं देते तो दुश्मन की हल्लाशेरी बढ़ती है। और यही बुनियादी काम था जो मोदी का था, नेतन्याहू का था, आप अजीत दोवल का कह लें, शाह का कह लें, कि ये जो मिला के अपनी एक नेक्सस बना के गेम डाल रहे थे कि पाकिस्तान को नाको चने चबवाने और पाकिस्तान को फ्री करना है न्यूक्लियर के साथ। अच्छा, अब हम एक दूसरी तरफ जाएं। हमने तो जवाब दे दिया, न्यूक्लियर की तरफ भी नहीं गए, हमारी तरफ कई दफ़ा ये आए। अगर इसराइल के इस हमले को, ये जवाब को मान लिया जाए दुनिया में कि ईरान की एटमी तंसीबात पे हमला उनका जायज़ है, तो क्या फिर ये हक दिया जाएगा कि इसराइल की एटमी तंसीबात पे दुनिया का कोई भी मुल्क हमला कर दे? तो नहीं हो सकता ना इस तरह कि जब एक चीज़ है ही जाहिरियत पे मबनी, आप ईरान को निशाना बनाते हैं और बहाने बना के निशाना बनाते हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें सऊदी अरब ने भरपूर इंटरवेंशन की और सऊदी अरब ने आज सबसे पहले इस्लामी ममालिक की तरफ से भरपूर बयान भी दिया था। तो उनका अपना बयान, पाकिस्तान ने अपना बयान दिया, भरपूर मजम्मत की है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि ईरान के साथ इसराइल ने जो कुछ किया, अमेरिका जो कुछ मुज़ाकरात की सूरत में कर रहा था, और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि जो इतवार को राउंड होना था, दोबारा तीसरा चौथा जो भी इनके चल रहे हैं मुज़ाकरात के राउंड, उसको मनसूख कर दिया गया। ज़ाहिर है कि क्या ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो उनकी जौहरी तंसीबात थी, जिसको नुकसान पहुँचाना मकसद था, क्या इसराइल ने वो मकसद हासिल कर लिया? जिसके ऊपर अमेरिका इंडिया के साथ, ईरान के साथ बात कर रहा था कि किसी डील पे पहुँच जाएँ कि आप जौहरी हथियार ना बनाएं और मामलात को तय कर लें। और इस दौरान इसराइल को हल्लाशेरी मिली और उन्होंने आके हमला कर दिया। अब जहाँ तक सिक्योरिटी इंटरनल है, उनकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की बात है,
इसका जवाब तो ईरानी अफवाज को देना है, ईरानी हुकूमत को देना है। लोगों के साथ हम भी खड़े हैं, वो भी हमारे साथ खड़े थे, जज्बाती लिहाज से भी, सिफारती लिहाज से भी। वो इंडिया के साथ भी बात कर रहे थे, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मोदी के बयान का मैं तो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि वहां से क्या जवाब आता है कि वो इसराइल के साथ गजा पे हथियारों के साथ हमले में भी शामिल थे। अब ईरान के और इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, लेकिन क्या इस वक्त मोदी का क्या प्लान होगा कि वो नेतन्याहू के साथ खड़े होंगे या ईरानी क़यादत के साथ, या कोई इंटरवीन करेंगे बातचीत के लिए? ये बात बहुत मुश्किल होगी। अब ये ईरान को समझ आनी चाहिए इस बात में भी कि इंडिया के अपने मफादात जहां पे खड़े हुए हैं, वो अब हम देखेंगे कि वो इसराइल के साथ आते हैं, कहाँ आते हैं, रशिया, चाइना, सब कह रहे हैं। आमिर साहब, ये कहा जाता है ना कि दोस्तों का पता भी बुरे वक्त में लगता है, और जिस हम जिन टॉक्स की बात कर रहे हैं और फिर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई ईरान पे, आज अमेरिकी सदर का ये भी बयान सामने आया कि अभी भी हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। तो जो टॉक्स मनसूख हुई हैं, जो इतवार के रोज होनी थी, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप इस हमले के बाद? देखें, ये जो बात मैं अभी कर रहा था और आपने अमेरिकी सदर के हवाले से की, क्या ये कोई चाल थी अमेरिका की? मैं नहीं समझता, क्योंकि सऊदी अरब इसमें शामिल था। जोर लगाया गया था कि खित्ते में एस्केलेशन ना बढ़े, जारियत ना हो, मामलात को बातचीत से हल किया जाए। लेकिन ऐसे में इसराइल, जिसने हमले की तैयारी की हुई थी, हमें पता था, सारी दुनिया को पता था, अमेरिका अपने शहरियों को निकालने की एडवाइजरी दे चुका हुआ था कि जी यहाँ से निकल जाएं, तो बिल्कुल ये था कि अगले 24 से 48 घंटों में इसराइल हमला ज़रूर करेगा ईरान के ऊपर। लेकिन उसने तो रात को कर दिया। अच्छा, अब वो जो तैयारे उड़े, 200 तैयारे आ रहे हैं, वो गल्फ के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से आए और इराक के अंदर से दाखिल हुए, इसमें तेहरान के ऊपर आए, मतलब वहाँ ईरान के कल्ब में। वो तो दावा कर रहा है मोसाद तो कि हमने तो ड्रोन का एक अड्डा बनाया हुआ था तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर, और हमने उससे भी मदद ली। और चूंकि इस दावे की तकवीयत ये बनती है कि वो पहले इस्माइल हानिया को वहां पे निशाना बना चुके हैं। सख्त सजा का इंतजार करे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया। तर्जमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइल ने यह हमले अमेरिका की मदद से किए हैं। इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब दुश्मन ईरान का जवाब का इंतजार करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने जोहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मनसूख कर दिया गया। इसराइल ने ईरान में 6 फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। जोहरी मरकज नतन्स पर इसराइल ने मुतादिद फिजाई हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फहान, बुशहर, फर्दो, अराक, कर्ज, पार्चन में जोहरी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले किए गए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के नतन्स तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमने नतन्स में ईरान के जोहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, खतरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। इसराइल की ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इस पर बात करने के लिए दिफाई तज़कियाकार कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है और ईरान को इसमें फिलहाल की बात की जाए तो खासा नुकसान उठाना पड़ा है? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे नेबरिंग कंट्री में इतना बड़ा अटैक हुआ है और वो भी तमाम इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करते हुए। और ये एक ऐसा हमला है जिसकी वजह जिसका कंडेम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दुनिया इस पर खामोश भी है। इराकी नेशन 75 साल पहले तकरीबन बना था, अब वो खामोश है, सिर्फ कंडेम कर देते हैं। दुनिया सिर्फ ये कह देती है कि जो हमारा कंसर्न है डिप्लोमेटिक वो कर दिया जाता है, उसको अफसोस का इजहार कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक सूरत है। इस तरह है कि हम पहले ही हिंदुस्तान से नंबरदार है एक बॉर्डर पर, और अफगानिस्तान से हमारा वो कंफर्टेबल अभी नहीं है। और एक ईरान हमारा जो नेबरिंग मुल्क है जिससे हमारे साथ अच्छे तल्लुकात हमेशा रखे हैं, वहाँ इतनी बड़ी एस्केलेशन शुरू हो जाए। लेकिन
हिस्टोरिकली आपने देखा इसराइल को कोई चेक नहीं करता। हमारे जो हम जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं वो कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। 2020 में इसराइल ने 8.3 बिलियन का मिलिट्री असला जो है वो दुनिया को बेचा था और तकरीबन पिछले साल तक वो डबल हो गई था। तकरीबन 15 बिलियन के करीब उन्होंने बेचा दुनिया को, जिसमें से 50% इंडिया ने खरीदा और 25% अरब मुल्कों ने खरीदा। तो आप खुद स्टेक देख लें कि अरब मुल्कों का कितना स्टेक है इसराइल के साथ और बाकी मुल्कों का कितना स्टेक है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुल्क साथ नहीं दे पा रहे। सिर्फ एक ख्याली एक सदी वो कंडेम कर देना या उसकी मजम्मत कर देना तो काफी नहीं रह गया। अब देखना ये होगा कि अगर इसराइल पर काउंटर अटैक यानी ईरान की तरफ से एक बहुत मीनिंगफुल और प्रोहिबिटिव कॉस्ट के तौर पर यानी इतना ज्यादा पनिशमेंट दी जाए ईरान की तरफ से इसराइल को, फिर तो ये काम रुक सकता है क्योंकि इसराइल को पता होगा कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर सिंबॉलिक ये जो ड्रोन फायर किए हैं ये चंद फायर कर दे अगर इसराइल पर ईरान, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई मीनिंग खालिद साहब, इस तरह हम भी बात कर रहे हैं, इससे पहले हम भी बात कर रहे थे कि ईरान को एक मैसिव अटैक ईरान अगर करेगा तो फिर ही सूरत हाल कुछ जारी बात है, पैगाम जाएगा एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन सूरत हाल को देखते हुए जितना नुकसान उठाया है, एटमी साइंसदान उनके शहीद हुए हैं, फिर जो फौजी क़यादत थी उनकी शहादत हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये मैसिव अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉसिबल है ईरान के लिए? जी ये तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा ना। इनिशियली मैं ईरान को नहीं प्लेस कर पा रहा कि वो इतना करेंगे क्योंकि पहले हिस्टोरिकली आप नोट कर लें उनके एक साइंटिस्ट को पहले हाईवे पे मारा गया था। इस्माइल हानिया को जान से हाथ धोने पड़े ईरान के अंदर ही। पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे हैं लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल काउंटर अटैक ईरान की तरफ से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको शायद मिलती है इसराइल को। और पीछे जाहिर से बड़े मुल्कों का खासतौर पर अमरीका से सपोर्ट होती है तो वो उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका सब साथ देता है तो उसकी हौसला बढ़ जाता है। तो ऐसा हुआ तो नहीं है कि कभी उसने किया हो। और ये नौबत भी इसी भी आई है कि इसराइल को जिसको कहते हैं ना झिझक अब नहीं रही। अगर मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिसेंट जो एस्केलेशन हुई थी उससे मुवाजना करूं तो हिंदुस्तान ने भी यही चाहा था कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, हालात के लिए नॉर्मल के ट्यून कर दिया जाए कि अगर हम समझेंगे दहशतगर्द है पाकिस्तान पे तो हम हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया था उसको कहते हैं प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, यानी वो इतनी ममनुआ किस्म की कीमत जो वो हिंदुस्तान नहीं दे सका जिसकी वजह से जंग रुक गई थी और हिंदुस्तान को भागना पड़ा था सीज फायर करनी। लेकिन अब अगर ईरान की तरफ से मीनिंगफुल और बहुत भरपूर अटैक नहीं आता और इसराइल को कोई कीमत खास नहीं देनी पड़ती तो फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये इसराइल ने न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर लिया है ईरान के ज़हन में और ईरान की लीडरशिप पर। और जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है जो रातों रात भरा भी नहीं जा सकता नुकसान को। जी ठीक है खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया इस्माइल हानिया को निशाना बनाया उन्हीं की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर, अगर उस वक्त सख्त जवाब दिया जाता तो आपको लगता है कि आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ना? जी देखिए, जब भी कोई ऑफेंस करता है मुल्क उसको कीमत पहले एस्टिमेट होती है। अगर ईरान पर हमला करते वक्त इसराइल को पता हो कि मैंने बहुत ज्यादा